आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद लेके सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन के एक एक करके सारे नेताओं ने वह कानून को लेकर दिया है बड़ा बयान। बताएंगे राहुल गांधी से हुई है बड़ी शुरुआत दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के राज्य में नहीं लागू होगा वह का कानून, एक बड़ा फैसला लिया गया। इसी के साथ में कौन से राज्य के विधानसभा में जमकर हुआ है वह कानून को लेकर बवाल दोस्तों। इसी के साथ में जेडीयू के नेता ने दिया है मुस्लिम समाज को लेकर विवादित बयान दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में क्या क्या बयान दिया है इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और जैसे ही बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे लोगों ने घेरते हुए अधिकारियों के साथ की है जमकर रोड़ेबाजी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर वह कानून का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए वह कानून के संशोधन का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव, और बदलाव के लिए जरूरी है कि पहले कानून में हो बदलाव और कानून वापस लिया जाए, तो अपनी राय जरूर लिखा है। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऑफिशियल तौर पर एक बयान जारी किया है दोस्तों। राहुल ने कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है और वो बदलाव करना चाहती है। राहुल गांधी इसके बाद वह कानून को लेकर बयान देते हुए कहते हैं कि वक्फ विधेयक धर्म की स्वतंत्रता और संविधान पर हमला है, ये संविधान विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में ईसाइयों की भूमि को निशाना बनाते हुए बात कही गई थी और आगे सिख समुदाय के लोगों के साथ भी इसी तरीके का बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गया है देश का युवा समाज और बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा दोस्तों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय के अंदर बदलाव होने वाला है, लोगों का मूड दिख रहा है दोस्तों। उनके द्वारा संसद में भी जातीय जनगणना की मांग उठाए जाने का जिक्र करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण के रूप में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि यह पता लगाना मकसद है कि किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने जातीय जनगणना से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार और विपक्ष की सरकार आने पर जातीय जनगणना डंके की चोट पर करवाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी अपने स्टैंड के साथ पूरी तरीके से क्लियर खड़े होकर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के साथ में खड़ी है और बीजेपी के लोग इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने गुजरात में भाषण देते बड़ी बात कही है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा है कि 56 इंच की छाती को लेकर कि कहां चली गई 56 इंच की छाती। अमेरिका का राष्ट्रपति टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलता है। आर्थिक तूफान आने वाला है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, वे छुपकर बैठे हैं। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ उल्टा बयान देता है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब इंदिरा गांधी से पूछा गया था डू यू लीन लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट का सपोर्ट करती है या राइट का सपोर्ट करती है, तब उन्होंने कहा था कि मैं ना दाएं झुकती हूं ना बाएं, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, सीधे खड़ी रहती हूं। लेकिन आज के प्रधानमंत्री सीधे माथा टेक देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह और मोदी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं के अमेरिका दौरे और उसके बाद अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर जोरदार निशाना साधा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से गंभीर और एकदम सही बात कही है राहुल गांधी ने, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा है कि इंडिया गठबंधन के राज्य पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के लोगों के एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जानती हूँ कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप लोग दुखी हैं, आपको मैं भरोसा देना चाहती हूँ कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके नियम को कभी लागू नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी के द्वारा ये बोलना कि बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, इसी से पता चल रहा है कि वह कानून को लेकर किस तरीके से देश भर के अंदर आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिया गठबंधन भी एकजुट होती चली जा रही है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अचानक से अपने पार्टी के सियासी रुख में बदलाव किया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे इलू इलू पर पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं है इनके पास, तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब वह कानून का समर्थन करने लगे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि वह कानून को लेकर केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि मुस्लिम समाज के सारे पावर छीन लिए गए हैं और कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जमकर इलू इलू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। हालांकि दोस्तों मुख्यमंत्री अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यही बड़ा कारण है कि एक बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी ने अपना एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है दोस्तों और वह कानून का जोरदार तरीके से विरोध किया है। कुल मिलाकर लगातार याचिका सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर फिर से जमकर जूतम पैजार हुई है दोस्तों। बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए, जमकर लात घुसते चले हैं। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर वह कानून को लेकर प्रचंड आंदोलन देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ में एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बिहार से सामने आई है, जहां पर चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है दोस्तों। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन और ऐसे में नेताओं में आपस में चल रहे विवाद को दूर करने के लिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हजारों कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को सरकारी सिस्टम में एडजस्ट किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन करने और सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को एडजस्ट करने का फैसला लिया है दोस्तों, यानी इनको पॉलिटिकल पोस्ट दिया जा सकता है। कुल मिलाकर पूरे बिहार को लूटा जा रहा है दोस्तों। जो इतना कम रेवेन्यू वाला स्टेट है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को सरकारी सिस्टम में एडजस्ट किया जा रहा है, यानी सरकारी पैसा इन तक पहुंचाया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के ग्राउंड पर खेल रही है दोस्तों, और दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी को वह कानून के मद्देनजर अलग कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद अब कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उनको सरकारी सिस्टम में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है दोस्तों। अब ये मामला सामने आने से पता चल रहा है कि किस लेवल पर नीतीश कुमार करप्शन को अलाउ कर रहे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के भागलपुर के अंदर एक विवादित बयान सामने आया है दोस्तों। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग एक साथ मिलकर मुस्लिम विरोधी बयान देते रहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के कंट्रोवर्शियल नेता गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। गोपाल मंडल वीडियो में लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के जीतने पर हिंदुस्तान के मुस्लिम पटाखे फोड़ते हैं। जेडीयू और बीजेपी के एमएलए के द्वारा दिए गए इस बयान से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू वालों को भी मानसिकता इसी तरीके की हो गई है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड ने अभी तक पोस्ट से नहीं हटाया है, लेकिन मामला काफी गंभीर है। आपको क्या लगता है? लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कई सारे मामले को लेकर अपने विचार सामने रखे हैं दोस्तों। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा, संविधान की रक्षा और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया है दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले कहा कि संविधान पर हमला हो रहा है और संविधान को बचाने का काम देश की प्रदेश की हर एक यूनिट को करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है और हराएगी। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर राहुल गांधी ने साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने जैसा है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर बोले, कहा प्रधानमंत्री मोदी के जातीय जनगणना कराने वाले बयान को लेकर हर समुदाय के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वह कानून को लेकर जरूर बिल पास किया जाएगा दोस्तों। और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले यही जातीय जनगणना करवाए जाएंगे दोस्तों। वहीं पर गुजरात की ऐतिहासिक भूमि को लेकर भी राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बोला है कि कांग्रेस पार्टी का गुजरात के लोगों के साथ में अच्छा संबंध है और पार्टी को संकल्प लेना है कि अपने आप को यहाँ पर मजबूत करना है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। साथ साथ संबल हिंसा मामले में आरोपी बनाकर समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की गई दोस्तों। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बड़ा बयान जारी किया है दोस्तों। अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है दोस्तों। मऊ जिले के रहने वाले मुख्तार अंसारी के बयान से स्पष्ट है कि वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से काफी नाराज है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि यह सरकार जिस तरीके से काम करती है उससे हमें हर समय गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी एक दिन पहले 8 अप्रैल को संबल हिंसा मामले में पुलिस ने जांच को तेज करते हुए मामले में आरोपी बनाकर जियाउर रहमान बर्क को थाने में बिठाकर पूछताछ की थी। कुल मिलाकर दोस्तों मुस्लिम नेताओं के साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बयान जारी किया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के अंदर औरंगाबाद में 61 घरों पर बुलडोजर चलाने पहुंचे अधिकारी, आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर रोडेबाजी की है दोस्तों और पुलिस ने चटकाई लाठियां बैरंग लौटे हैं अधिकारी। दरअसल 61 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने वाला था दोस्तों। अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर यह बुलडोजर लेकर आया गया था, जिसका जोरदार तरीके से प्रशासन के लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें कि पुरहारा गांव में 130 घर है, जिसमें से 61 परिवारों के घर पर कब्जा बताकर बुलडोजर लाकर कार्रवाई करने की कोशिश की गई दोस्तों। हालांकि लोगों के विरोध के बाद अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने आधिकारिक प्रवक्ता की घोषणा कर दी है दोस्तों। संजय राउत और अरविंद सावंत को मुख्य प्रवक्ता चुना गया है दोस्तों। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर पार्टी के प्रवक्ता पद की नियुक्ति की घोषणा की गई है दोस्तों। संजय राउत, अरविंद सावंत के साथ 6 अन्य प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना के नेता एडवोकेट अनिल परब को जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना के उपनेता और राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी प्रवक्ता बनाया गया है। शिवसेना के जनसंपर्क प्रमुख एडवोकेट हर्षद प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है। उपनेता सुषमा अंधारे और आनंद दुबे के साथ साथ जयश्री शेलके को प्रवक्ता बनाया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अच्छा किया है कि और भी नए प्रवक्ता बनाए गए हैं ताकि नए तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए शिवसेना यूबीटी का, जो काफी कम नजर आने लगा है आजकल मीडिया में। कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों, शिवसेना यूबीटी जो लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीती थी, इस बार उनको काफी कम सीटें विधानसभा में मिली है, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। वहीं पर तमिलनाडु में डीएमके सरकार और राज्यपाल के बीच में लंबे समय से चल रहे तकरार के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में पारित विधेयक पर राज्यपाल आरएन रवि की ओर से स्वीकृति रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है दोस्तों। उन्होंने मंगलवार को आए फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि देश के सारे गवर्नरों के लिए क्लियर कट मैसेज है और आखिरकार ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया जाना चाहिए। साथ साथ मराठी भाषा को लेकर उन्माद फैलाने वाली एमएनएस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है दोस्तों। उत्तर भारतीय विकास सेना यानी यूबीवीएस के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है दोस्तों और मांग की गई है कि एमएनएस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। यानी एमएनएस पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसको चुनाव आयोग से झटका देकर उसके नॉमिनेशन को ही रद्द कर देना चाहिए, उसके नामांकन को रद्द कर देना चाहिए और एमएनएस पार्टी को चुनाव नहीं
लड़ने देना चाहिए दोस्तों। इस तरीके की मांग के बाद अब देखते हैं क्या कार्रवाई कोर्ट की ओर से की जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर विवाद देखने को मिला था दोस्तों, खासकर उन क्षेत्र में जहां पर बड़ी संख्या में लोग सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां पर जाकर परेशान किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप मराठी बोलिए वरना महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। थप्पड़ भी मारा जा रहा था दोस्तों। और जब एमएनएस के नेता राज ठाकरे ही अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं तो फिर कौन उनको रोकेगा। पुलिस प्रशासन के लोग भी बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और ऐसे अब ये याचिका दाखिल की गई है। उम्मीद है कि एमएनएस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। कोर्ट बुलाकर इनको सवालों के घेरे में लेगा। जो भी आपको लगता है लिख कर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के अंदर भी वक्फ बिल का जोरदार विरोध हुआ है दोस्तों। सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन के वर्कर्स, पुलिस ने संभाला हालात। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला है दोस्तों। मुस्लिम समाज के लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि वक्फ कानून के विरोध के पीछे क्या बड़ा कारण है। सबसे बड़ा तो प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिस पर कोई क्लेम अब तक नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग को इससे जुड़ी तथा सारी अपडेट मिलती रहे दोस्तों। इसी के साथ में मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ में हूँ। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मैं ऐसे दौर से गुजर रहा हूं, हम लोग ऐसे दौर में हैं जब सत्ता में बैठे लोगों ने नफरत को अपना हथियार बना लिया है। कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जाकर मोहब्बत की दुकान खोलेगी, मोहब्बत की बात करेगी। इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु सरकार और उसकी शराब वितरण शाखा TASMAC को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी फटकार लगाई गई है दोस्तों। ये फटकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तानाशाही और उसकी तलाशी के खिलाफ दायर याचिका के मामले में सामने आया। इस याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने CGI ने थोड़े तल्ख होते हुए तमिलनाडु सरकार की तरफ पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी याचिका वापस ले ली है दोस्तों। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मामले को मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले को वहां ही तय होने दीजिए। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य को असम्मान और अपमान के लिए फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट में पीठ पीछे जाने का आरोप लगाया दोस्तों। ईडी की ओर से भी अपनी दलील दी गई है और अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों। साथ साथ बिहार के गया जिले से एक खबर सामने आई है दोस्तों जो दिल दहलाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन जब डिटेल में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि ये महिला केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन है दोस्तों। और घटना के बाद भी इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा होने के चलते मौके पर घटना स्थल पर पुलिस के बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले के अतरी थाना के टेटुआ गांव के अंदर सुषमा देवी नाम की महिला की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। यानी आप समझिए कि नीतीश कुमार के शासनकाल में किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दोस्तों कि यहाँ पर एक नेता, वरिष्ठ नेता के परिवार के व्यक्ति को ऐसे गोली मार दिया जा रहा है जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर कोई व्यक्ति इंसान ही ना हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब बिहार के अंदर इंसान के जान की कोई कीमत नहीं बची है, नीतीश कुमार के कुशासन में पूरी तरीके से बिहार के लोग बर्बाद हो गए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी को जमकर ट्रोल किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम में आए हैं दोस्तों, तो उनसे आरती करवाने के लिए चार नेता उनकी थाली पकड़कर आरती करवा रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि देखिए कैसे भाजपाई लोग मुख्यमंत्री के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ना भाव ना भक्ति ना दिया ना बाती ना खाता ना बही, बीजेपी कहे वही सही। यही बिहार की वास्तविक स्थिति है। मुख्यमंत्री को कोई होश नहीं है, सिर्फ उनके शरीर को आगे करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को चला रही है अपने हिसाब से और चारों ओर भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी है। इर्द गिर्द वालों ने सूट लूट मचा रखी है। कुल मिलाकर दोस्तों अधिकारी और नेता मिलकर केवल छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार का और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वाकई काफी खराब है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आओ गले लगाए इस तरीके से कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि आओ गले मिले कार्यक्रम में शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे दोस्तों। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए होली ईद मिलन समारोह के तौर पर आयोजित किया गया था और सारे समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि आपसी भाईचारा सबके सामने नजर आए। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो वो है समाजवादी पार्टी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी की ओर से आओ गले मिले कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसमें सारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा ही कार्यक्रम बिहार में भी किया जाना चाहिए जहां पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कुछ पार्टियों के द्वारा की जा रही है और अगर इंडिया गठबंधन हिंदू मुस्लिम वोटों को एकजुट करके रखेगी तो जरूर इससे बड़ा अंतर देखने को मिलेगा चुनाव में। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिख जरूर बताएगा। साथ साथ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विधानसभा के चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के भीतर फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। बिहार में
इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बुधवार को 9 अप्रैल को नई दिल्ली के अंदर एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों की चिंता का समाधान कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी समस्या को सुनेंगे। एलजेपी आर के नेता आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों की भी आलोचना की है और कहा है कि ये लोग अननेसेसरी तरीके से बार बार कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं कि कोई एक्शन हो, लेकिन हालांकि इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों आगे वो कहते हैं कि मेरा खून खौल उठता है जब परिवार में कलह की बात सामने आती है। कुल मिलाकर दोस्तों उनके परिवार में जमीन जायदाद को लेकर आपस में विवाद चल रहा है, जिस पर यह टिप्पणी उनकी ओर से सामने आया। साथ साथ रवीश कुमार की ओर से एक शो किया गया दोस्तों, इसमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने हजारों लोग आते हैं, मीडिया वाले आते हैं और एक एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी देती है। रवीश कुमार ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार मुझको इंटरव्यू दे दे तो फिर वो कई हफ्तों तक सो नहीं पाएंगे। इस तरीके का उनका इंटरव्यू जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि रवीश कुमार को इंटरव्यू देना कोई हल्की बात नहीं है और नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सवाल का जवाब दे या फिर रवीश कुमार जैसे निष्पक्ष पत्रकार के सामने कोई पत्रकारिता पर डिबेट कर सके। साथ साथ दोस्तों अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया। उसके बाद से बाबा रामदेव काफी बौखलाए हुए थे। बाबा रामदेव के द्वारा जिस ट्रंप की तारीफ की जा रही थी दोस्तों, उसे लेकर टैरिफ बढ़ने के बाद जमकर आलोचना कर रहे थे और आलोचना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोई फैसला टैरिफ को लेकर लिया जाएगा और भारत के उद्योगों को कोई फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों बाहर सामान बेचने वाले पतंजलि पर जब टैक्स लगा है तो उनकी हालत खराब है, तो इसके बाद अब देसी लोगों को ही अपने प्रोडक्ट बेचने की तैयारी कर रहे हैं बाबा रामदेव। ऐसे में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें वो दावा करते हैं और इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग रुआवजा खरीदते हो, शरबत खरीदते हो रुआवजा वाला, तो इससे मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, और अगर आप पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदते हो तो इससे गुरुकुल बनेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों हिंदू मुसलमान करके अपना प्रोडक्ट बेचने की तैयारी कर रहे थे बाबा रामदेव। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने के बाद सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं दोस्तों, तो बाबा रामदेव के पास कोई जवाब नहीं है। इसी से पता चलता है कि बाबा रामदेव जैसे तथाकथित व्यापारी जो अपने आप को बाबा बताते हैं, इस तरीके की नफरतें फैला रहे हैं दोस्तों और एंटी इस्लामिक बयान देकर कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया को प्रमोट करें और दूसरी ओर अपना बिजनेस चलवाने के लिए लोगों को उनके धर्म का वास्ता दिया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धर्म का डोज देकर व्यापारी बने बाबा रामदेव के लिए ये उल्टी गिनती शुरू होने जैसा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अमेरिका ने इतना टैक्स लगाया है कि अब पतंजलि को काफी दिक्कतें होने वाली है अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दोस्तों, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ट्रंप को जितवाने की अपील करने वाले अंधभक्तों ने कितना बड़ा ब्लंडर किया था दोस्तों। इसी के साथ में आप लोगों को मीडिया वालों में एक चीज नहीं दिखाई देगी, वो है लोगों के आंदोलन की तस्वीर। दरअसल दोस्तों बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लखनऊ के अंदर एक जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि बिजली विभाग का निजीकरण रोका जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी निजीकरण होने दे रहे हैं और कहीं ना कहीं विभाग के लोगों को जॉब जाने की टेंशन है दोस्तों। इसके बाद ये जोरदार आंदोलन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी गोदी मीडिया में आपको ये ड्रोन शॉट या फिर इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी ने पहले से ही फिक्स कर दी है और मीडिया वाले उसी छवि को आगे बढ़ाते रहते हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को एक अच्छा प्रशासक बताते हैं, जबकि उनके शासनकाल के दौरान लोगों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि हर जगह निजीकरण छाया हुआ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल यहाँ की जनता ने ही लखनऊ के अंदर खोली है दोस्तों, यही हकीकत है कि 2027 के चुनाव में इस बार जबरदस्त घमासान होने वाला है और कुछ पार्टियों की नींद उड़ने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि हमारे देश के जितने भी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने आजीविका को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका पुरजोर समर्थन किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष तो पूरी तरीके से खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मामले पर आनाकानी कर रही है दोस्तों, जिसके कारण उनको और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ मोदी सरकार में बाबाओं की मौज आ रखी है दोस्तों। ऐसे ही यौन शोषण के मामले में सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख को 21 दिनों की पैरोल मिली है दोस्तों। हनीप्रीत उसे लेने के लिए जेल पहुंची है और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में राम रहीम को ले जाया गया है दोस्तों। रोहतक के सुनारिया जेल के बाहर जाने के बाद वो सिरसा डेरे की ओर रवाना हो गया है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की स्थापना दिवस को मनाया जाएगा और ऐसे में बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। यौन शोषण के मामले में सजा याफ्ता व्यक्ति गुरमीत राम रहीम को 13 बार पैरोल मिल चुका है दोस्तों। यानी अगर कोई नॉर्मल कैदी हो तो उसको एक बार भी पैरोल नहीं मिलेगा, लेकिन बार बार ऐसे पैरोल दिया जा रहा है जैसे जेल की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पैरोल के लिए ही जेल में बंद है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, तो अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।